हेलो स्टूडेंट्स, मैं जी आनंद। धुरंधर सीरीज में आपका स्वागत है। धुरंधर सीरीज का आप लाभ कैसे उठाएं? तो धुरंधर सीरीज में मैं लगातार विद्यार्थियों के लिए दो काम कर रहा हूँ, पूरा टीम काम कर रहा है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, है ना। उसमें आपको हर एक विषय में सपोर्ट मिलेगा दो तरह से। पहला कि आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे बिहार बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, और उसी वीडियो के अंत में आपको PYQ जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं वो करवाया जाएगा। और साथ ही साथ दूसरा हेल्प क्या होगा आपका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट जो हमारा एप्लीकेशन पर है, जो कि आप जाके लगा सकते हो, जिससे आपको ये अंदाज लगे कि हम कितना सीख पाए हैं। एक्चुअली PYQ जब आप लगाओगे ना तो उसमें आपको अनुभव होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना टाइम है, एप्लीकेशन में सारा डेटा होगा। आप पूरे बिहार के बच्चों के साथ आप रैंक देख पाओगे। और उस टेस्ट का फीचर क्या है कि आप जब उससे तो कहाँ कहाँ गलती हुई है उसका समाधान आपको पढ़ने का वहां मौका मिल सकता है। और जब आप एक बार फिर से सीख गए, सारा चीज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप फिर से टेस्ट लगाओ और देखिए क्या आपका मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। और आप तब तक टेस्ट लगाओ जब तक 100 आउट ऑफ 100 ना आ जाए, यानी कि जितने भी नंबर उस टेस्ट में रहे हों उतने आप ला पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि मैं टेस्ट अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से टीम आपको हेल्प करेगा। और आज मैं फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टी देखूंगा। क्योंकि आज से इसकी आगाज हुई है तो बस अब चलते ही रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, है ना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो के। जैसे ही मैं थ्योरी खत्म करूंगा, छोटी सी पार्ट में 20-20 मिनट का थ्योरी ऐसे बनाऊंगा। 20 मिनट आपको मैं पढ़ाऊंगा और 20 मिनट आपको PYQ प्रैक्टिस करवाऊंगा। और आप कितना सीखे हो यही चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के टेस्ट लगा करके देख लेना, क्योंकि वहां लिंक होगा, है ना, टेस्ट का। तो मैं शुरू करूं। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के लिए सबसे पहले आपको आवेश को समझना होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र के लिए आपको क्या समझना होगा? आवेश। आवेश यानी कि चार्ज। चार्ज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से चार्ज होते हैं? एक होते हैं धनावेश, धनावेश, धनावेश और ऋण ऋण आवेश। जी, इसको आप नेगेटिव चार्ज कहते हैं और इसको आप पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है अदिश, अदिश राशि होता है, ये अदिश राशि होता है। छोटी छोटी बातें हैं जो शुरुआत से ही जाननी चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर जो होगा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगा। सब्जेक्टिव के लिए मैं अलग से आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आवेश जो है एक अदिश राशि है। आवेश के दो प्रकार हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पे जनरली आवेश को रिप्रेजेंट, ऋण आवेश को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिसपे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। इससे आपको पता चल गया कि आवेश का जो मात्रक है, आवेश का जो मात्रक है क्या है? कूलम। आवेश का मात्रक कूलम हो गया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। ऋण आवेश को रिप्रेजेंट कर धन आवेश को होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज 1.6 कूलम होता है, चार्ज होता है और इस ठीक बात। अब आवेश की बीमा भी एग्जाम में आता है, ठीक है ना। आवेश का बीमा, है ना, जो कि आप याद रखेंगे बीमा। आवेश का बीमा होता है AT। आवेश का बीमा क्या होता है? AT, है ना। आवेश मूल राशि नहीं है, ठीक है। ये आवेश का बीमा AT होता है और मात्रक कूलम। ये दो प्रकार के होते हैं, ये सदिश राशि होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऋणात्मक होते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये छोटी छोटी बातें थी, इसको आप क्या कर सकते हो,
लिख सकते हो कॉपी पे जिससे कि तुमको ध्यान रहे। अब मैं आता हूं आवेश को समझ जाने के बाद, आवेश को समझ जाने के बाद जैसे दो तरह की चीज कि अब आवेशित करने पर द्रव्यमान का क्या असर पड़ेगा, तो इस चीज को भी जैसे कोई न्यूट्रल कहने का अर्थ क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के इक्वल इक्वल। जैसे मैं कह रहा हूं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज 4 है और निगेटिव चार्ज भी 4 है, तो इसको मैं न्यूट्रल कहूंगा, ठीक है ना। इसको मैं न्यूट्रल मतलब कि उदासीन कहूंगा। उदासीन माने इस पर कोई चार्ज फाइनली नहीं है, लेकिन एक ऐसा चार्ज है जिसमें कुछ नहीं, माने एक ऐसा बॉडी है जिसमें कुछ नहीं है, तो इसको ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो निगेटिव चार्ज है, इसको आप उदासीन कहेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर है, और आवेशीन में क्या है, न धनावेश है न ऋणावेश है। एक और सिस्टम को जानो कि अगर इसमें क्या है, इसमें आप देखें कि मैं 5 पॉजिटिव चार्ज लिया हूं और 4 निगेटिव चार्ज लिया हूं, तो इसको मैं फाइनली इस बॉडी को क्या कहूंगा, फाइनली इस बॉडी को मैं पॉजिटिव चार्ज कहूंगा। क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉनों के तुलना में प्रोटॉनों की अधिकता हो उसे आप धन आवेश कहते हैं। माने ऋण आवेश के तुलना में धन आवेश अधिक मात्रा में हो तो उसे आप धन आवेशित कहते हैं। उसी प्रकार जब यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज कितने हैं भाई, निगेटिव चार्ज 5 और पॉजिटिव चार्ज मैं कितना लिया 3, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश की तुलना में ऋण आवेश अधिक मात्रा में, जो अधिक मात्रा में रहेगा, जो अधिक मात्रा में रहेगा उसे क्या कहेंगे जी, ऋणावेश कहेंगे। कहने का मतलब जो अधिक मात्रा रहेगा उसी को चार्ज कहेंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज है अधिक मात्रा में तो ये बॉडी धनावेशित हो गया, और जो इसमें ऋणावेश अधिक मात्रा में है तो इसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज बॉडी, ऋणावेशित बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कि आवेशित करने पर क्या होगा, आवेशित करने पर क्या होगा, तो एक बॉडी है जिसे आवेशित करना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक बात है, लेकिन जनरली बिहार बोर्ड क्या पूछता है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, दोनों उदासीन है, अब इस बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। अब इस बॉडी को जब चार्ज करना है, कहने का मतलब किसी भी तरह का चार्ज करना है, अगर मैं इसे और ऋण आवेश दे दूं, अगर मैं इसे ऋण आवेश दे करके चार्ज किया हूं या धन आवेश दे करके चार्ज किया हूं, तो इस स्थिति में इसका मास बढ़ जाएगा। क्योंकि मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन, ठीक है, क्या होता है 1.67 इंटू 10 इंटू -27 kg, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो जब इसको आप या तो प्रोटोन देंगे या फिर क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, दोनों में से किसी भी चीज को देते हैं इसको, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर धनावेश में अभी बराबर बराबर है, अगर मैं इसे धनावेश दिया हूं तो धनावेश में कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा, द्रव्यमान तो होगा। अगर मैं दूंगा तो इसका द्रव्यमान इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एक काम और कर सकते थे, या इसका कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेते या कुछ प्रोटॉन्स बाहर निकाल लेते। कुछ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को जब मैं बाहर निकाल लूंगा तब क्या होगा, सपोज यहाँ 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लिया तो फिर प्रोटॉन क्या होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, तो प्रोटॉन ज्यादा चार्ज हो जाएगा, माने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक हो जाएगा तो धनावेशित हो जाएगा। तो कैसे हुआ, जब मैं निकाला तब हो गया। तो जोड़ने के बाद अगर चार्ज हो रहा है और घटाने के बाद चार्ज हो रहा है तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे यहाँ द्रव्यमान बढ़ जाएगा कब, जब मैं जोड़ूंगा तब, चार्ज धनावेश दे या ऋणावेश दे, ठीक है। और द्रव्यमान फिर क्या होगा,
घट सकता है। ध्यान से सुन ले कि अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं या प्रोटॉन निकाल लूं, जो निकाल लूंगा वो कम जाएगा और जो वहां रह गया वो बढ़ जाएगा। तो जो ज्यादा मात्रा में होगा वो उसका चार्ज लेके आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 4 प्रोटॉन होंगे। जो 2 बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, 2 बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो निकाल लेने के बाद यहाँ दो न्यूट्रलाइज हो गया तो बच क्या जाएगा, 2, तो ये धनावेशित हो जाएगा। तो आपको जनरली देखने को मिलता है कि जब आप किसी वस्तु को, जब तक क्वेश्चन में कह ना दे कि धनावेशित है, ऋणावेशित है या मास इतना है, तब तक उदासीन मानते रहना है। ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा किसी वस्तु को आवेशित करने पर क्या होगा, तो उसके द्रव्यमान बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन मेंशन करके नहीं पूछता है क्या कि दे के बढ़ा रहे हैं या निकाल के बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका कैसे कैसे क्या होगा, चार्ज धनावेशित ऋणावेशित। अब देखते हैं किसको, वैद्युत क्षेत्र को। वैद्युत क्षेत्र को, अब इस वैद्युत क्षेत्र को बड़ा नजदीक से समझना मेरे दोस्तों। वैद्युत क्षेत्र एक काल्पनिक क्षेत्र है जहां पर आवेश, एकांक आवेश जो है अपना बल अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र एक काल्पनिक है जहां पर कि आवेश क्या, इस पर बल का अनुभव होगा। जैसे यहाँ आवेश रखे हैं तो यहाँ जैसे ही आवेश रखेंगे तो इस पे बल का अनुभव होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही होगी। तो पहले शुरू करते हैं, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन कूलम, या दूसरा मात्रक एक आजकल ट्रेंड, आजकल क्या ये चलता ही है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है भाई, तो इधर लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। क्या क्या ध्यान में रखने चाहिए, जैसे एक फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, और आवेश का डायमेंशन क्या होता है, at। आवेश का डायमेंशन क्या होता है, at। तो ये डायमेंशन कैलकुलेट करने में ना आपको काफी मदद करते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के समझना है तो ये सदिश राशि क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन कैसा होता है पहले उसको समझते हैं, उसके डायमेंशन पे चलेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ये बाहर की ओर होता है। पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर जाते हुए होता है। और यही निगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है इनसाइड टू चार्ज होता है, माने अंदर की ओर। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र के ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, पास आते हुए। ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, पास आते हुए, है ना। और धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दूर जाते हुए, है ना, दूर जाते हुए होगा। तो इसमें आपने देखा एक दिशा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और इसकी सतह से इसका एंगल कितना होता है, इसकी सतह से इसका एंगल 90 डिग्री होता है। प्रत्येक सतह से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, कोई भी आवेशित सतह है उस आवेशित सतह से विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन लंबवत होता है, लंबवत होता है। तो आप यहाँ पर समझना कि ये जब अंदर की ओर है, यहाँ के डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री है। धनावेश हो या ऋणावेश, कहीं भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसी धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बाहर की ओर निकल रही है या अंदर की ओर आ रही है ऋण आवेश के कारण, उसमें सतह से क्या कोण बनता है। क्योंकि डायरेक्शन है, सदिश राशि है, तो इसके बारे में तो पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। तो सदिश राशि है तो आपको पहला तो ये हुआ कि सतह से दूर जाते हुए धनावेश के कारण और ऋण आवेश के कारण पास आते हुए, और इसकी सतह पर जो एंगल होगी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। अब मान लेते हैं कि कहीं कोई आवेश रखा हुआ है, एक लीनियर चार्ज है,
उस पे रखा हुआ है आवेश, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, तो ये जो समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। परंतु अब यहाँ पर आइए, इसी में टेक्निकल बातें समझना है कि जब आप देख रहे हो कि इतनी विद्युत 6 7 8 9 10 रही है ना, 10 रेखाएं हैं, और फिर लेता हूं रेखाएं की संख्या क्या है, 10 ही है। अब विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या घटना ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घट जाना, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी दूरियां बढ़ रही है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम जाएगी। तो एक बात तो ये भी हो गया कि अवे फ्रॉम चार्ज, चाहे वो ऋण आवेश हो चाहे धन आवेश हो, आवेश से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी। आवेश से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी, और पास आने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। देखिए इस क्षेत्र में दो ही रेखा है, इतना सा क्षेत्र में, यहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र हुआ है, तब तब यही रेखाएं हैं, और यहाँ छोटा सा क्षेत्र में दो रेखाएं हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा क्षेत्रफल में रेखाओं की संख्या क्या है, कांस्टेंट है या कम है, ठीक है। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटते जाएगी। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे, जैसे देखिए मेरे दोस्त कि मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, तो देखिए इधर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, और रेखाएं दूर दूर होते जा रही है। जब रेखाएं दूर दूर होते जा रही है तो आप इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसका भी देखिए, जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या होगा, रेखाएं दूर होगी, जैसे जैसे रेखाएं दूर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटते जाएगा। हाँ तो चलिए ये तो क्लियर हुआ कि धन आवेश के कारण बाहर जाते हुए होगी, दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, और एंगल सतह के साथ 90 डिग्री होगा। सतह के साथ एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। ऋण आवेश में भी सेम प्रॉपर्टी है, 90 डिग्री, केवल अंदर आते हुए होगा यहाँ पे, और दूर जाने पर इसकी भी तीव्रता घटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि यह अगर ऐसा करेगी तो एक ही समय विद्युत क्षेत्र के दो डायरेक्शन होंगे। आप ही बताइए ना, इस तरह की स्थिति में कहीं कहीं पे काटने के चांस है, नहीं चांस है, बॉडी के अंदर हो सकता है। मैं अब बीमा की बात करूंगा, अब मैं बीमा की बात करूंगा। तो आप विद्युत क्षेत्र की बीमा की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन हो गया बटे कूलम हो गया। न्यूटन क्या होता है, फोर्स का, न्यूटन क्या होता है, फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको मैं पहले बताया हूँ, ये चीजें आप याद रखोगे। MLT-2 पूरा इलेक्ट्रिक में काम देगा, मतलब पूरा क्या बोले, क्लास 12 के 50% सिलेबस हर जगह आपको ये कॉन्सेप्ट काम देगा। ये आपको क्या करना है, फोर्स और आवेश का डायमेंशन 11 12 में हो तो याद करना, क्योंकि मैं 5 डायमेंशन याद करने के लिए कहता हूँ 11 में, जिसमें एक फोर्स भी होता है, और 12 में बस ये दोनों से। इसके अलावे कुछ याद करना चाहते हो तो विद्युत धारा आई के लिए डायमेंशन होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर है, एम्पियर को ही एज ए डायमेंशन यूज किया जाता है। अब यहाँ आवेश का बीमा, ये क्या है, कूलम। कूलम किसका मात्रक है, कूलम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। कूलम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का बीमा क्या होगा, AT। तो अब देखो M ऐसा ही है, L, और ये T ऊपर जाएगा तो T-3 और A इनवर्स। तो आवेश का, सॉरी विद्युत क्षेत्र का आपने डायमेंशन निकालना सीख गया। आपने अभी देखा आवेश का डायमेंशन AT और विद्युत क्षेत्र का डायमेंशन MLT-3 A इनवर्स, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो समझिएगा, कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है, अगर मैं ये विद्युत क्षेत्र है, अगर विद्युत
क्षेत्र है यहाँ पे, तो अगर धनावेश यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे Q फोर्स पॉजिटिव Q रखा जाए और फील्ड है, तो इस स्थिति में इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा E वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। F बराबर क्या होगा, Q इंटू E वेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखता हूँ, नेगेटिव चार्ज रखूंगा, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के हमेशा विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन जो है वो होगा आपका पीछे की ओर हो जाएगा, इस तरफ इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स ऑफ डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसके लिए फोर्स ऑफ डायरेक्शन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में धन आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा और ऋण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहाँ पर भी F बराबर क्या लगेगा, Q ही लगेगा। जैसा कि मैं इसका परिभाषा बताते हुए बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो एकांक आवेश को बल अनुभव कराता है, चाहे वो ऋणावेश हो चाहे धनावेश हो, है ना। यहाँ पे बल अनुभव होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल अनुभव होगा। यहाँ से एक चीज और आपने सीखा कि F बराबर जो QE है, ठीक है, F बराबर QE माने फोर्स लग रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में इस पर फोर्स लग रहा है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के दिशा में, सॉरी धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये सारी बातें अगर आप नोट करेंगे तो और भी अच्छा होगा। वैसे मैं फोर्स ऑफ डायरेक्शन आवेश पर बल की दिशा लिख देता हूं, यहाँ पे आवेश पर बल की दिशा, आवेश पर बल की दिशा, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड काम हो रहा है, एकदम ऑब्जेक्टिव आपको सेट किया जा रहा है दिमाग में। अगर आप प्रॉपरली इसको देखेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, धनावेश के लिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। और ऋणावेश पर बल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बल लगेगा इस पे। अब एक चीज और जो पीछे रह गया था वो ये है कि आवेश जो है ना, आवेश जो है क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद फिर मैं चलूंगा कूलॉम लॉ पे, है ना। आवेश जो है क्वांटाइजेशन को करता है, ठीक है, माने आवेश वह छोटा से छोटा कण होगा, माने वह छोटा आवेश क्या हो सकता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर है। कहने का तात्पर्य है हमारा समझने का प्रयास करना कि Q बराबर जो होगा Ne होता है। Q बराबर Ne मतलब ये जो आवेश होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का पूर्ण गुणज होगा। कहने का मतलब है कि यदि इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 इंटू द पावर -19 चार्ज है तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि n का वैल्यू 1.5 ले लीजिए, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में डाल्टन ने क्या कहा कि वह छोटा से छोटा कण है जिसे अब और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तुम 1.5 इलेक्ट्रॉन लाओगे कहां से, 1.5 इलेक्ट्रॉन लाओगे कहां से, 0.5 लाओगे कैसे, ये जब भी होगा इनके पूर्ण गुणज होंगे। कहने का मतलब है जहां जहां n का जो वैल्यू होगा n इज इक्वल टू या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा या एंड सो ऑन, नॉट फ्रैक्शनल, है ना, भिन्न में नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आया। कहने का मतलब है इसी पर मैं एक सवाल ले लूं, एक सवाल ले लूं क्या कि इनमें से कौन से आवेश संभव नहीं है, इनमें से कौन से आवेश संभव
नहीं है। ऑप्शन ए में आपको मिलेगा 1.6 इंटू 10 इंटू दी पावर 9 माइनस 19 कूलम। बी में मिलेगा 1.8 इंटू 10 इंटू दी पावर माइनस 19 कूलम। सी में आपको मिलेगा 4.8 इंटू 10 इंटू दी पावर माइनस 19 कूलम। डी में मिलेगा आपको 8 इंटू 10 इंटू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो आप देख सकते हो कि ये माने 16 का टेबल अगर जानो तो 16×3 = 48, 16×5 = 80, इस तरह करके n के पूर्ण गुना, चुके एक इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज होते हैं। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है, अगर आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ फटाक से आप क्या करोगे कि इसमें भाग दोगे, कितना, सब में भाग दोगे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज से। जब इसमें एक से भाग एक के इलेक्ट्रॉन से दोगे तो एक आ जाएगा, यानी कि n का वैल्यू 1 पॉसिबल है। इसमें भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, 16×3 = 48। इसमें भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, 16×5 = 80। इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग दोगे तो एक पूर्ण गुणज नहीं आएगा। सब में भाग दे के देख लेना, फिर ये आंसर हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज हो ही नहीं सकता। ऐसा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आपको ये बात याद है या नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वह न्यूनतम चार्ज है, उससे छोटा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्योंकि वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। डाल्टन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वह छोटा से छोटा कण है जिसे अब और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कैल जा सकत। ठीक नो? तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कूलॉम लॉ। क्या देखेंगे? कूलॉम लॉ। तो अब कूलॉम लॉ पे चलो। इतना जितना है ना, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आएगा, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक में क्या करिएगा सर? कमेंट, सर अच्छा लगा आगे कंटिन्यू करिए, सर अच्छा नहीं लगा आगे बंद कर दीजिए। आपका फीडबैक जरूरी है। अब मैं चलता हूं कूलॉम लॉ पे। कूलॉम लॉ क्या है? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या है? हो कूलॉम का नियम है कि कूलॉम कहता है कि दो आवेशों के बीच बल लगता है। हाँ, दो आवेश के बीच बल लगता है। कैसे लगता है? चलते हैं। पहले तो जो परिभाषा है, प्रोफेशन है, उसको आप देखिए उसका, कि जब दो आवेश हो Q1 और Q2 r दूरी पर रखा हुआ है, जब दो आवेश Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसके बीच लगने वाले फोर्स जो होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, माने आवेश के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। कूलॉम का नियम क्या लिखिएगा? जब दो आवेशों का एक निकाय r दूरी पर रखा हुआ, परस्पर r दूरी पर रखा हुआ है, तो उनके बीच लगने वाले बल को कूलॉम के नियम से परिभाषित किया जाता है। कूलॉम का नियम कहता है कि बल जो है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। और दूसरा क्या है? आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह है आपका कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम आप नोट कर सकते हो। मैं फिर से बोलता हूं क्या कि कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम दो आवेशों के एक निकाय जो परस्पर r दूरी पर रखा हुआ है, उस पर लगने वाले बल को परिभाषित करता है। कूलॉम का नियम है कि प्रथम नियम है कि कूलॉम का ही तो नियम है। कूलॉम का नियम है कि दोनों आवेश के गुणनफल बल के समानुपाती होगा और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इसको जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा, पहले तो लिख लेता हूं एक बार, Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक निर्वात की वैद्युतशीलता K Q1 Q2 अपॉन r² लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? K क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। K का वैल्यू क्या होता है? K का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10 इंटू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सर ये निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है? कहने का मतलब है, अच्छा इस पे बल कैसे लगता होगा, उस पे भी आएंगे।
निर्वात की वैद्युतशीलता ये है ना कि आप इतना से ऊपर का कुछ अप्लाइड करेंगे, चूंकि उतना निर्वात मतलब कि जहां किसी भी प्रकार का गैसेस नहीं है, एब्सेंट्स है, वहां पर भी ये इतना ऑलरेडी काम कर रहा होगा। या फिर जब आप अप्लाइड करेंगे इस चीज को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये इस कॉफिशिएंट के साथ ही काम में आएगा। कहने का मतलब कि निर्वात भी इतना चार्ज्ड रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के हिसाब से। तो ये आवेश जो है इसके गुणांक के रूप में ही फोर्स डिराइव करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो है यहाँ पर k का वैल्यू जो होता है ये 1/4πε0 होता है। ये एप्सिलॉन क्या आ गया सर? ये 1/ε0 9 × 10⁹ के बराबर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोस्त चलो इधर आते हैं। अब ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है निर्वात की परावैद्युतांक। एप्सिलॉन जो है निर्वात का परावैद्युतांक है। मतलब कि एक तरह से समझिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को जो विरोध करने वाला कैरेक्टर है, जैसे आप 10th में पढ़े होंगे, किसी भी चालक पदार्थ से जब विद्युत धारा को वो गुजारते हैं तो उसको जो विरोध करने वाला कैरेक्टर है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। उसी तरह से जब विद्युत क्षेत्र किसी भी माध्यम में गुजरता है तो उसको जो विरोध करने वाले एलिमेंट्स है उसे आप परावैद्युतांक कहते हैं। तो निर्वात में उस वैद्युत क्षेत्र के गुजरने का जो विरोध करने वाला कैरेक्टर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। ये क्या होता है भाई? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻² फैराडे पर मीटर। या इसको फैराडे पर मीटर बाद में कर लेना, अभी पहले इसको लिखो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, चूंकि एग्जाम में दोनों आता है, फैराडे पर मीटर भी होता है, फैराडे पर मीटर। तो निर्वात का परावैद्युतांक इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे कि ये क्या है चला? निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और ये क्या है? निर्वात का परावैद्युतांक है। तो परावैद्युतांक के लिए आपसे पूछेगा निर्वात का परावैद्युतांक का मात्रक कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका दूसरा मात्रक फैराडे मीटर, इसमें मात्रक बीमा जो भी है आप निकाल सकते हो, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो अब इधर आ जाइए। अगर यहाँ पर कूलम का सदिश रूप पूछे, तो क्या होगा? F वेक्टर इज इक्वल टू, चूंकि बल भी क्या है? बल भी एक सदिश राशि है। आपसे पता वैद्युत बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो क्या होगा? K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर इंटू में आप कर सकते हो R कैप। ठीक है, इंटू में आप क्या करोगे? R कैप करोगे। अगर वहां R कैप लिखे हो तो वो सिंबल डिस्टेंस में R स्क्वायर ही चलेगा। इसके दूसरे रूप में भी ऐसे लिख सकते हो K(Q1 Q2) अपॉन RQ इंटू R वेक्टर। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो R वेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है सर, ये कैसे हो गया? बाबू मेरे सुनो इधर, R कैप बराबर क्या होगा? R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपने वेक्टर में 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो R कैप के लिए जो फॉर्मूला हमने लगाया, तो मैग्नीट्यूड जब R का लेंगे तो नीचे एक और R गुना हो जाएगा और ये वेक्टर फॉर्म में आया। और जो कैप फॉर्म में है, एकांक सदिश के रूप में है, तो इसे आप यहीं पे रहने दो। तो इस रूप में भी ऑप्शन देखा जा सकता है कभी, या ये भी कूलम का सदिश रूप पूछ सकता है आपसे, है ना। अब आती है बात कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल जो होते हैं वो कब बढ़ेंगे? दूरियां बढ़ने पर बढ़ेगा या घटेगा? तो बड़ी बात है कि ध्यान में क्या रखना है आपको? ध्यान में रखना है कि
पहले तो सजातीय आवेश क्या करते हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेश क्या करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं। मतलब कि धन आवेश ऋण आवेश मिलकर क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ऋण आवेश मिलकर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, या धन आवेश मिलकर क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल मतलब प्रतिकर्षण और आकर्षण। समान आवेश रहेगा, धन आवेश तो प्रतिकर्षण होगा, बाहर की ओर फोर्स लगेंगे। जैसे एक निकाय एग्जांपल से समझते हैं, क्यू पॉजिटिव है तो इनके बीच इस आवेश के कारण इस पर जो लगेगा बाहर की ओर, इस आवेश के कारण इस पर बल जो लगेगा। अब यहाँ क्यू पॉजिटिव लेंगे, इधर क्यू नेगेटिव लेंगे, तो इसके कारण अंदर की ओर और इसके कारण भी इस तरह का अट्रैक्शन होगा दोनों में, है ना। तो ये बातें तो समझ में आ गया। अब बात है कि ये r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है। अगर इसकी दूरियां बढ़ाई जाए, तब क्या होगा, तब फोर्स ऑफ रिपल्सन घट जाएगा, और अगर इसकी दूरियां बढ़ाई जाए तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है ये घटेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। क्यों, अब एक चीज समझना, पहले यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ फोर्स हो जाएगा k q1 q2, माने ये q1 ये q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर जो फोर्स होगा क्या होगा, माइनस k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। माइनस कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ माइनस में चार्ज है, एक चार्ज जब नेगेटिव हो तो यहाँ माइनस साइन जो दिखाता है ये किसको दिखाता है, अट्रैक्शन को दिखाता है। माइनस साइन किसको दिखाता है, अट्रैक्शन को दिखाता है कि नहीं, माइनस साइन अट्रैक्ट कर रहा है। अब जब दूरियां बढ़ेगी तो आधा दूरी बढ़ाएंगे, मैंने दूरियां दोगुनी कर देंगे, तो फोर्स कितना होगा, 4 गुना कम जाएगा, क्योंकि 2 गुना यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फोर्स 4 गुना कम जाएगा। तो इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं, और आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे ले चले हैं। सखा यह है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। कूलॉम का नियम मान्य है। अब देखिए यहाँ पर भी आप समझेंगे नियम किसके लिए मान्य है, कूलॉम का नियम किसके लिए मान्य है, केवल बिंदु आवेश के लिए, केवल वितरित आवेश के लिए, उदासीन कणों के लिए, बिंदु आवेश और वितरित आवेश दोनों के लिए। तो कूलॉम का नियम जो डायरेक्ट लगता है वो बिंदु आवेश के लिए लगता है। क्यों, क्योंकि अगर ये बड़ा चार्ज होगा तो इनके बीच भी तो कुछ ना कुछ दूरियां बढ़ेगी। आप इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी r करोगे तो अगर यहाँ पे ये दोनों r क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा माने चार्ज सतह पर होंगे तो प्रॉपर हर जगह से बराबर बल नहीं लग पाएगा, जहां कूलॉम लॉ काम नहीं करेगा। इसके लिए कूलॉम लॉ का वेक्टर रूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आपने क्या हम लोग केवल बिंदु आवेश के लिए काम करता है ये आपने जाना। वायु में दो के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, हमने पढ़ा है अभी F कि परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा माध्यम है जो विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। तो विद्युत क्षेत्र वहां से गुजरने नहीं देगा, कम मात्रा में गुजरेगा, तो क्या होगा, फोर्स कम जाएगा। तो जैसे परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो फोर्स घट जाएगा। क्यों, क्योंकि F बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, इनटू, और विद्युत क्षेत्र के दुश्मन कौन है, परावैद्युत पदार्थ। जैसे मैं यहाँ पर एक पेपर लिया है ना, मैं यहाँ पर एक पेपर लिया हूं, इस पेपर में ये एक परावैद्युत पदार्थ है, चूंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इसमें,
क्योंकि नॉन मेटल है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र गुजर रही है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, तो उसकी तीव्रता क्या होगी, कम आगे बढ़ेगा। जब कम आगे बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है। तो ये बात है, तो बीच में डाल दीजिए, दरार कर दिया दोनों के बीच, है ना। चलो क्वेश्चन 3 देखिए, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, हाँ, यदि किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, चालक के अंदर का क्षेत्र शून्य हो जाता है, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर आप देखे हो कूलम लो क्या है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप सोचो चालक के अंदर जा रहे हैं, चालक के सतह के बाहर डिस्टेंस लेते हैं R, तो ये घटता है। जब अंदर पास पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर विरोध करने वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। R जीरो होगा तब। कहने का मतलब कि इसका चालक पदार्थ है तो इसके अंदर तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बाहर से आप आवेश आरोपित करते हो तो इसका विरोध करेगा। या फिर दूसरा कैरेक्टर ये भी हो सकता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, चालक के अंदर क्षेत्र क्या होगा, बाहर रखिए या फिर बिना रखे भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कैसे, क्योंकि अगर मैं इस बिंदु पे बात कर रहा हूं तो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आवेश इस पर है, अगर ये धन आवेश है या ऋण आवेश है उससे मतलब नहीं है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा और सब एक दूसरे के खिलाफ क्या होगा, लड़ जाएगा। लड़ जाने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, एक दूसरे में लड़ मड़ के खत्म हो जाएगा। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है इस कारण से। अगर बाहरी क्षेत्र भी रखेंगे तो यहाँ विरोध करने वाला धनावेश है तो केवल उधर ही थोड़ी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र जा रही है, बाहर की ओर भी तो आ रहा है, बाहर की ओर भी तो विद्युत क्षेत्र सतह से आ रहा है। जब बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र आ रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो इसका बाहर की ओर इन्फिनिटी हो जाएगा फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम होगा, चूंकि सतह पर आर का वैल्यू क्या होगा, जीरो, जैसे जीरो होगा तो सतह पर फोर्स कितना लग सकता है, इन्फिनिटी। इसलिए कोई भी बाहर वाला विद्युत क्षेत्र वहां पहुंचेगा तो वहां उसको बाहर की ओर रिपेल किया जाएगा मेटेलिक बॉडी पर। इसलिए किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। निम्नलिखित कण आवेश रहित कण है। अल्फा कण हीलियम +2 को कहते हैं, तो ये तो प्लस चार्ज हो गया। फोटोन पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन अभी देखे थे पॉजिटिव चार्ज है। बीटा कण निगेटिव चार्ज होता है, तो फोटोन क्या हो गया, उदासीन। ये क्या होता है, फोटोन जो होता है उदासीन होता है, फोटोन जो होता है उदासीन होता है, ठीक है। आगे चलिए, तो कौन सा था, उदासीन कण फोटोन हो गया। दो आवेशों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तथा एक आवेश को भी कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या होगा। दो आवेशों के बीच की दूरी आधा कर दिया गया, यानी कि F बराबर जो है K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर में R को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया, तो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक आवेश को भी आधा कर दिया गया, मतलब Q/2 और Q रखा गया है। पहली स्थिति में दोनों नहीं है तो हम लोग समान मान के चले। चलिए यहाँ पे आइए, तो क्या हो गया, K(Q2) अपॉन नीचे 2 नीचे आएगा तो ये हो गया R² अपॉन 4, और ये 2 नीचे आएगा Q/2, ठीक है। तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, Q/2 इंटू Q और अपन में R², और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हुआ, 2, तो 2 इंटू K(Q2) अपॉन R²। तक K(Q2) अपॉन R² के लिए वैल्यू क्या था, F। अब क्या हो गया, 2F, कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद जो है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। आपको बताया गया अभी कि क्या होगा, सतह के लंबवत होगा। क्यों, क्योंकि धनावेश के कारण बाहर जो सरफेस जो जाता है वहां एंगल 90 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश। हाँ, ये विशिष्ट आवेश का क्या है,
कि जब आप E बटे M करते हैं, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और नीचे मास रखिए इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31 केजी में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलम है, इसका केजी, तो कूलम पर केजी में आएगा। तो ये क्या होता है, जब इसको आप भाग करेंगे तो ये देखिए 19 और 11, 31 ऊपर जाएगा तो 11 के आसपास काम कर जाएगा, तो 6.67 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है। अगर आपसे कहेगा प्रोटॉन पे आवेश के, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या है, विशिष्ट आवेश क्या है प्रोटॉन का, तो नीचे प्रोटॉन का मास रख दीजिएगा। हीलियम का पूछेगा तो नीचे हीलियम का मास रख दीजिएगा। ठीक है, आगे ए इनवर्स होता है MLT-3 ए इनवर्स, अभी आपने देखा था, है ना। धातु के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या रहता है, सर्वत्र, चालक के अंदर हर जगह शून्य रहता है। मैंने आपको अभी बताया, चालक के अंदर आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक, ये मात्रक कूलम पर मीटर होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम पर मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो आवेश Q बराबर क्या है, Q बराबर Ne है, तो N बराबर क्या होगा, Q बटे E। 8 कूलम है तो 8 बटे इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 16 × 80, 5 × 10⁻19, 16 × 80 5 बार में कटे 10⁻19 ऊपर जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻19। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी, जैसे क्षेत्र की शक्ति के बारे में, आवेश की प्रकृति से पता चलेगा, बाहर की ओर जा रहा है तब दिशा भी पता चलेगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी, क्योंकि आपने अभी देखा था कि जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तीव्रता घटेगी तो शक्ति घटेगा, दिशा दिशा भी बता रहा है, धनावेश के कारण बाहर जाते हुए, ऋणावेश के अंदर आते हुए, उसी से आवेश की प्रकृति के बारे में भी पता चलता है, इसलिए सभी हो गया। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है QE, और प्रति इकाई माने आवेश 1 है, आवेश का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो विद्युत क्षेत्र ही तो कहेंगे, लगने वाले बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। 3 नंबर है ना, विद्युत क्षेत्र। परावैद्युत का ऐसा ही मात्रक होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक, है ना। तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर 4 नंबर में मिल गया, 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि सदिश है, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता जिसको विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, वैद्युत बल भी कहते हैं, है ना, वैद्युत तीव्रता। नेक्स्ट वन हो गया, दो बिंदु विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं, कूलम का नियम। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे, कूलम का नियम कहेंगे। आगे, आवेश पर परिणामीकरण दर्शाता है, क्वांटाइजेशन को दिखाता है। आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, कंस नहीं, एक अंश है जो संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अंश कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के भी टुकड़े, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े तो पॉसिबल नहीं है, यही होगा। आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, आवेश को बदला जा सकता है भाई। परिणामीकरण, क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण क्या दर्शाता है, तो क्वांटीकरण यही दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, दो आवेशों को Q को मिलाने वाले रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के बीच इस व्यवस्था को संतुलन के लिए Q का क्या होगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। दो आवेश है Q और Q, ठीक है। अब इसके बीच जो संतुलन का कॉन्सेप्ट आता है, जब भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा, कभी सेम चार्ज के साथ इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, साम्यावस्था नहीं आएगा, है ना। तो चूंकि संतुलन बोला है यानी कि साम्यावस्था में है, तो बीच में कौन सा चार्ज रखा Q, कितना रखेगा कि संतुलन में आ जाए। तो सबसे पहली बात कि एक नेगेटिव चार्ज होगा, जब क्योंकि संतुलन करने के लिए, पॉजिटिव को संतुलित करने के लिए नेगेटिव ही काम आता है, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा।
तो धन आवेश वाले तो होंगे नहीं, धन आवेश वाले तो होंगे नहीं। अब इनके बीच की दूरी आधी हो गई, आधा का स्क्वायर क्या होगा, 4 बट्टे में 4 आ जाएगा, इसलिए ऋण आवेश वाला आप लगा सकते हैं। सीधे इस तरह का सोच करके लगाना है, क्योंकि आप लंबा कैलकुलेशन में फंसोगे तो ये ऑब्जेक्टिव आपका टाइम खा जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट करना, मैं एक वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम ऑप्शन में लिखा है, यहाँ पर कूलम ऐसे होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होगा, है ना, 1.6 × 10⁻19 कूलम आपको अभी बताया है। फिर कूलम का नियम का सदिश रूप पर ये भी आया, कूलम का नियम का सदिश रूप कौन होगा, आर वेक्टर है तो आर क्यू आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो 1 नंबर हो जाएगा। 1/4 एप्सिलॉन के बराबर जो देता है। 22 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा संबंध संभव नहीं है। आप जानते हो कि एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई वेक्टर। तो ई वेक्टर बराबर कैसे हो जाएगा, हाँ ई वेक्टर बराबर तो ये पॉसिबल है, क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू, यानी कि 1 नंबर ही सही है, बाकी चेक क्यों करना। आगे चलिए। विद्युत क्षेत्र एक आवेशित पर लगने वाले बल का मान होता है एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा, हाँ लगने वाला बल का मान क्यू ई। नेक्स्ट वन है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फैराडे पर मीटर, अभी आपने बताया था आपको। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, फैराडे पर मीटर। आवेश का बीमा क्या होता है, एटी, आवेश का बीमा क्या होता है, एटी। इससे आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये सब जो लिखा हुआ है ना, 2020 एनुअल एग्जाम, 2020 एनुअल एग्जाम, 2021 एनुअल एग्जाम, है ना, 2023 एनुअल एग्जाम, तो इस टाइप के ये एनुअल के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लेक्चर शूट किया जिससे आपको लाभ हो। आप टेस्ट जरूर लगाएंगे, ठीक है, मेरा एडवाइस है कि आप टेस्ट जरूर लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।